नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और उससे संबंधित औद्योगिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ मूलभूत नियमों और सिद्धांतों को समझना अनिवार्य है, जो पूरे विषय की नींव तैयार करेंगे। इस अध्याय का पहला नियम यह है कि उत्पादकता केवल उत्पादन की मात्रा बढ़ाना नहीं है, बल्कि कम से कम संसाधनों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण और अधिक आउटपुट प्राप्त करना है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी औद्योगिक इकाई की सफलता उसके प्लांट लेआउट और कार्य अध्ययन वर्क स्टडी की सटीकता पर निर्भर करती है। तीसरा प्रमुख नियम सुरक्षा से संबंधित है, जिसके अनुसार कार्यस्थल पर उत्पादकता तभी बनी रह सकती है जब वहां व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा OSHA के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। अब हम उत्पादकता की गहराई में उतरते हैं। सरल शब्दों में कहें तो उत्पादकता इनपुट और आउटपुट के बीच का एक गणितीय संबंध है। तकनीकी रूप से इसे आउटपुट और इनपुट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि हम इसे सूत्र के रूप में देखें तो उत्पादकता बराबर होती है कुल उत्पादन और उसके लिए प्रयुक्त साधनों के भागफल के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों जैसे श्रमिक, मशीनें और पूंजी का बेहतर उपयोग करना ही उत्पादकता है। श्री एल टेपर ने इसे एक मानसिक इच्छा शक्ति माना है, जो निरंतर बेहतर खोज करने की प्रेरणा देती है। उत्पादकता की आवश्यकता आज के समय में इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यह किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति का बैरोमीटर होती है। इसके माध्यम से हम औद्योगिक प्रगति का सूचकांक माप सकते हैं, विभिन्न उद्योगों के बीच तुलनात्मक आधार तैयार कर सकते हैं और संसाधनों का सही आवंटन कर सकते हैं। विशेष रूप से नियोजन यानी प्लानिंग में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता का स्तर ही औद्योगिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। जब हम उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो इसमें तकनीकी कौशल सबसे ऊपर आता है। नई तकनीकों का प्रयोग और अनुभवी कर्मचारियों की कार्यकुशलता सीधे तौर पर उत्पादन बढ़ाती है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर सहयोग के साधन जैसे सरकार की मदद और प्रशासनिक नीतियां भी बड़ा रोल निभाती हैं। वातावरण का प्रभाव भी कम नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति और मौसम श्रमिकों की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। प्रबंधकीय कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक कुशल प्रबंधक ही श्रम, शक्ति और मशीनों के बीच सही तालमेल बिठा सकता है। उत्पादकता को मापने के लिए हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रम उत्पादकता, जिसमें उत्पादन को श्रमिकों की संख्या या उनके काम के घंटों से भाग दिया जाता है। इसी तरह मशीन उत्पादकता और पूंजी उत्पादकता भी निकाली जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे निवेश का कितना सही उपयोग हो रहा है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है औद्योगिक इंजीनियरिंग और परियोजना निर्माण। औद्योगिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का किफ़ायती उत्पादन करना है। इसमें संसाधनों का कुशल उपयोग, मशीनी प्रयास को कम करना और उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रित करना शामिल है। जब भी कोई नई औद्योगिक इकाई शुरू की जाती है तो सबसे पहले परियोजना निर्माण यानी प्रोजेक्ट फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें सबसे पहले उद्योग की श्रेणी और उत्पाद का चुनाव किया जाता है, फिर उत्पादन के पैमाने और स्थान का निर्धारण होता है। प्लांट की लोकेशन चुनते समय हमें ये देखना होता है कि वहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, बाजार नज़दीक हो, परिवहन के साधन हो और बिजली पानी की उचित व्यवस्था हो। इसके बाद प्लांट लेआउट तैयार किया जाता है। प्लांट लेआउट का अर्थ है मशीनों और उपकरणों को इस तरह व्यवस्थित करना कि उत्पादन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के न्यूनतम समय और लागत में पूरी हो सके। इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। प्रोसेस लेआउट, जिसमें समान प्रकार की मशीनें एक साथ रखी जाती हैं। प्रोडक्ट लेआउट, जिसे लाइन लेआउट भी कहते हैं और इसमें मशीनें उत्पादन के क्रम में लगी होती हैं। और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, जहां उत्पाद एक जगह रहता है और मशीनें उसके पास लाई जाती हैं, जैसे जहाज या हवाई जहाज का निर्माण। कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी भी उत्पादकता बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें विधि अध्ययन मेथड स्टडी के द्वारा कार्य करने के सबसे सरल और प्रभावी तरीके खोजे जाते हैं, जबकि कार्य मापन वर्क मेजरमेंट के माध्यम से ये तय किया जाता है कि एक कुशल श्रमिक को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगना चाहिए। कार्य की प्रक्रिया को समझने के लिए हम विभिन्न चार्ट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रक्रम चार्ट, प्रोसेस चार्ट और प्रवाह आलेख फ्लो डायग्राम। इन चार्ट्स में कुछ विशेष प्रतीकों का उपयोग होता है, जैसे गोल घेरा ऑपरेशन को दर्शाता है, चौकोर खाना निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन को, और तीर का निशान परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट को प्रदर्शित करता है। इन प्रतीकों की सहायता से हम पूरी उत्पादन प्रक्रिया का बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं और अनावश्यक देरी या बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आज के समय में एर्गोनॉमिक्स हेतु प्रशिक्षण का महत्व इतना बढ़ गया है कि कई विश्वविद्यालयों ने इसमें विशेषज्ञता वाले डिप्लोमा और मास्टर डिग्री कोर्स शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों को मस्कुलोस्केलेटल विकारों यानी मांसपेशियों और हड्डियों की समस्याओं से बचाने के लिए एर्गोनॉमिस्ट की भूमिका अत्यंत अहम हो गई है। ये पेशेवर विशेषज्ञ कार्यस्थल को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिससे शरीर की क्षमताओं और सीमाओं के बीच एक संतुलन बना रहे।
यदि कोई छात्र इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो वह हेल्थ केयर, IT इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अस्पतालों में एक विशेषज्ञ के रूप में अपने करियर की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अब हम इस अध्याय के एक और महत्वपूर्ण विषय भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। सरल शब्दों में कहें तो भूमंडलीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय होता है और इनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी और श्रम का स्वतंत्र आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के उद्देश्यों को समझना बहुत जरूरी है। इसका सबसे पहला उद्देश्य है उच्च तकनीक का प्रसार। आज विश्व में उन्नत तकनीकों का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि कोई भी देश इससे अछूता रहकर प्रगति नहीं कर सकता। दूसरा कारण है बाजारवाद का बढ़ता प्रभाव, जिसने पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को समाप्त कर एक खुली प्रतियोगिता का जन्म दिया है। विद्यार्थियों, अभी तक हमने किताबी सिद्धांतों और तकनीकी बारीकियों को समझा, लेकिन एक शिक्षक और इंजीनियर होने के नाते मैं आपको इस विषय का वह व्यवहारिक पक्ष बताना चाहता हूं जो आपको फील्ड में एक सफल प्रोफेशनल बनाएगा। यह अध्याय केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि आपके करियर की नींव रखने के लिए है। आइए इस चर्चा को और अधिक विस्तार देते हैं ताकि आप 1 घंटे के वॉइस ओवर या क्लास के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। उत्पादकता का असली मतलब मशीनों की गति बढ़ाना नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क है। मान लीजिए आप एक वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। यदि आपकी मशीन 100% क्षमता पर चल रही है लेकिन ऑपरेटर बार बार टूल्स ढूंढने के लिए अपनी जगह से उठ रहा है, तो वह इकाई कभी उत्पादक नहीं हो सकती। उत्पादकता का पहला नियम है न्यूनतम अपव्यय, जीरो वेस्ट। हमें समय, सामग्री और ऊर्जा, इन तीनों की बर्बादी को रोकना है। एक कुशल इंस्ट्रक्टर हमेशा अपने विद्यार्थियों को सिखाता है कि कार्य शुरू करने से पहले अपनी टूल ट्रे व्यवस्थित करें। ये छोटा सा कदम आपकी व्यक्तिगत उत्पादकता को 20% तक बढ़ा सकता है। जब हम प्लांट की स्थिति या लेआउट की बात करते हैं तो अक्सर हम केवल जमीन और बिजली की उपलब्धता देखते हैं, लेकिन एक गहरा पहलू है वर्कफ्लो मनोविज्ञान। यदि एक फिटर को अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद वेल्डिंग शॉप तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो ये लेआउट की विफलता है। आदर्श लेआउट वह है जहां कच्चा माल एक तरफ से प्रवेश करे और बिना किसी बैकट्रैकिंग, पीछे मुड़ने के तैयार माल के रूप में दूसरी तरफ से बाहर निकले। इसे हम लीन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा मानते हैं। एक इंजीनियर के रूप में आपको ये समझना होगा कि स्थान का प्रबंधन ही मुनाफे का प्रबंधन है। अक्सर वर्कशॉप में काम करते समय हम पीठ दर्द या थकान को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन एर्गोनॉमिक्स कहता है कि यह गलत डिज़ाइन का संकेत है। यदि आपकी बेंच की ऊंचाई आपकी कोहनी के स्तर से बहुत नीचे या ऊपर है, तो आप अपनी ऊर्जा काम में नहीं बल्कि शरीर को संतुलित करने में खर्च कर रहे हैं। एक अच्छे वर्कशॉप में एंटी फटीग मैट्स, थकान कम करने वाली मैट और सही रोशनी का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक अच्छी ड्रिलिंग मशीन का होना। याद रखिए, एक थका हुआ कर्मचारी दुर्घटना को निमंत्रण देता है। सुरक्षा और उत्पादकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज आप कासगंज में बैठकर जो जॉब कर रहे हैं, उसकी तुलना जर्मनी या जापान के एक कर्मचारी से हो रही है। वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा को आपके दरवाजे पर ला खड़ा किया है। अब केवल काम आना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे वैश्विक मानकों, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर करना जरूरी है। इसमें 5S जैसी जापानी तकनीकों का बड़ा योगदान है। सॉर्ट, छटाई, अनावश्यक चीज़ों को कार्यस्थल से हटाना, सेट इन ऑर्डर, क्रम निर्धारण, हर चीज़ के लिए एक जगह और हर चीज़ अपनी जगह पर। शाइन, स्वच्छता, मशीनों और कार्यस्थल की नियमित सफाई। स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण, कार्य करने के श्रेष्ठ तरीकों को नियम बनाना। सस्टेन, अनुशासन, इन नियमों को अपनी आदत बनाना। अध्याय में हमने फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, लेकिन याद रखें कि आग बुझाने से बेहतर है आग को लगने ही न देना। वर्कशॉप में हाउसकीपिंग, रखरखाव सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तेल से सने कपड़े या बिखरा हुआ लोहे का बुरादा चिप्स की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं की जड़ होते हैं। एक कुशल फिटर या इलेक्ट्रिशियन वही है जिसकी नज़र हमेशा संभावित खतरों पर रहे। PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, जूते और चश्मे पहनना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी पेशेवर समझदारी को दर्शाता है। विद्यार्थियों, उत्पादकता केवल गणित के सूत्रों में नहीं, बल्कि आपकी कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर में है। जब आप अपनी ड्यूटी पर जाएं, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस काम को और बेहतर, तेज और सुरक्षित तरीके से कर सकता हूं? जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिलने लगेगा, आप एक साधारण कर्मचारी से एक कुशल इंजीनियर की श्रेणी में आ जाएंगे। आने वाले समय में तकनीकें बदलेंगी, मशीनें ऑटोमेटिक होंगी, लेकिन जो सिद्धांत आज हमने पढ़े हैं, नियोजन, सुरक्षा और कुशलता, वे हमेशा औद्योगिक जगत की रीढ़ रहेंगे। मेहनत करें, सुरक्षित रहें और निरंतर सीखते रहें।